एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। कभी कभी छोटी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं, तो 1909 को। ठीक है, तो मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, भारत में वायसराय थे उस समय। और इनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया 1909 का, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। ठीक है, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। इसने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। और कितना वृद्धि की कि केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 होती थी। ठीक है, तो इसे बढ़ा करके 60 कर दिया गया। 16 से बढ़ा करके कितना किया गया, 60। ठीक है, 16 से बढ़ा करके 60 किया गया। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान तो थी, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। अगला क्या है, इसने केंद्रीय परिषदों में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, इसके पहले क्या था, केवल सरकारी सदस्य ही केवल बहुमत के अधिकारी होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सरकारी बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। लेकिन और प्रांतों में क्या है कि गैर सरकारी सदस्यों की भी अनुमति होगी। ठीक है, सदस्यों की बहुमत की अनुमति होगी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, ठीक है, बजट पर चर्चा करना। उदाहरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर चर्चा करना आदि जैसे इन दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब कि पहली बार किसी को, भारत के किसी भी नागरिक को ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या, हाँ यहाँ लिख देते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। विधि का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया मतलब इसके अंतर्गत मुस्लिम मतदाता को केवल मुस्लिम सदस्य को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे। ठीक है, तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, जो कि मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ठीक है, और इसमें क्या था कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पहचाना गया और उसको अलग कर दिया गया। मतलब ये कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों पर केंद्र जो है कानून बनाएगी और प्रांतीय विषयों पर प्रांत जो है कानून बनाएगा। जो विधि बनाने की स्वतंत्रता होगी वो प्रांतों को होगी, प्रांत पर
और केंद्र पर केंद्रीय सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, इसमें कहा कि प्रांतीय विषयों को फिर से दो भागों में बांट दिया। एक तो क्या किया, हस्तांतरित, और दूसरे को आरक्षित। एक को इसने हस्तांतरित और दूसरे को आरक्षित विषयों में बांटा। अच्छा, आइए देखते हैं हस्तांतरित और आरक्षित क्या होता है। हस्तांतरित विषय वो होते हैं जिस पर गवर्नर अपने विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी सदस्यों के सहयोग से कानून बनाता है। ठीक है, गवर्नर जो है विधान परिषद के सदस्यों जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनके सहयोग से कानून बनाता है। और आरक्षित विषय क्या होते हैं कि आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कानून बनाता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, सिंपल सी मतलब समझिए, हस्तांतरित होता है जो गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी लोगों के साथ सहयोग करके कानून बनाता है, और आरक्षित जो है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते उसके साथ से कानून बनाता है। ठीक है, या शासन चलाता है जो भी। इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा लिख देते हैं, राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा में क्या था कि ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ने कहा था प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि जो बहुसंख्यक सदस्य थे उनके प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ की गई। ठीक है, जो दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, इसके अनुसार वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। देखिए, अब जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, कमांडर इन चीफ जो कि कमांडर इन चीफ था उसको छोड़ करके 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, इसने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या क्या, पहले तो क्या किया था, केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन दिया था। इसके पहले वाले अधिनियम 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, लेकिन यहाँ पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और आगे देखिए, इसने कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार देने का, यानी कि जो व्यक्ति कर देता हो या जो काफी पढ़ा लिखा हो केवल वही वोट कर सकता था। ठीक है, जो वरिष्ठ व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो कर देता हो केवल वही वोट कर सकता था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कह देगा कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था, तो ये गलत है। सभी लोगों को नहीं था, केवल उन लोगों को था जो कर देते थे और जो पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, केवल उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। आइए आगे देखते हैं। आइए अगला प्रावधान देखते हैं। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। अब देखिए, उच्चायुक्त का जो कार्यालय क्यों सृजन हुआ, क्योंकि भारत के जो गवर्नर द्वारा, भारत के वायसराय द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था उसका कुछ कार्य जो है उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। ये केवल उनके रोजगार बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि उन लोगों को रोजगार मिल गया, भारत को तो कुछ मिलना नहीं था। और इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया तथा 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए, ली आयोग एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था ली, और इसने 1926 में केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए एक
रोड मैप तैयार किया। ठीक है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। ठीक है, क्या किया, जो केंद्रीय बजट जो केंद्र बनाती थी, अब केंद्र अपना अलग बजट बनाएंगे, राज्य अपना अलग बजट बनाएंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य विधानसभाओं को स्वयं बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और एक और था कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि इस जो कानून 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, एक वैधानिक आयोग बनाया गया, उसका काम क्या था कि 10 वर्ष बाद जो है कार्यों की जांच की जाएगी और उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 10 वर्ष से पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 1919 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।